नमस्कार, मेरा नाम शिवम और स्वागत करता हूं खेल जंक्शन के इस लाइव सेशन में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने अथक प्रयास और परिश्रम के चलते भारत देश को कई बार गौरवान्वित होने का मौका दिया। साथ ही पैरालंपिक गेम्स में 2 बार स्वर्ण पदक दिलाए। जिंदगी के संघर्ष को उपलब्धियों में बदलने वाले वो कोई और नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की शान और एक जीती जागती मिसाल पद्मश्री अर्जुन अवार्डी देवेंद्र झाझरिया है। आइए स्वागत करते हैं इनका। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव आपने देखे, उनका सामने किया और अपनी कमजोरी को ताकत में बदला। सही में रोमांच भर देता है आपका जीवन के बारे में देखें तो स्पोर्ट्स में आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं शिवम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि मुझे आज इस चैनल के माध्यम से सभी से रूबरू होने का मुझे मौका मिल रहा है। और जो भी मैंने मेरी लाइफ में जो किया है उसको मैं शेयर भी करूंगा आप सभी से और बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका पहला क्वेश्चन का जवाब दूं कि लाइफ में एक्चुअली एक मानो तो मुश्किल, नहीं मानो तो आसान। जब कहेंगे कि खेल की शुरुआत, तो मैं 9 साल की उम्र में जो हादसा हुआ था, मेरे बिजली का करंट लग गया था, तो उस टाइम वास्तव में बहुत ही संघर्ष था मेरी लाइफ में। लेकिन खेल की शुरुआत की जो चर्चा चलती है, तो मैं 10वीं कक्षा में था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे खेलना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट था, मेरी मदर का इंटरेस्ट था मेरे प्रति। तो एक दिन स्कूल में मैंने कहा मैं भी चलो गेम करके देखता हूँ। तो जब मैं स्कूल पहुंचा तो वहां पे देखा मैंने कि स्पोर्ट्स करना है, तो मेरे से इतने क्वेश्चन हुए कि आप ग्राउंड में किस लिए आए हो, आपका क्या काम है ग्राउंड में, आप एक दिव्यांग हो, डिफरेंटली एबल हो, आपका काम तो पढ़ाई करने का है, स्पोर्ट्स करने का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बात मेरी नहीं थी, वो पूरे एक जितने भी डिफरेंटली एबल थे लोग, उनके बारे में वो कमेंट था, सिंगल मेरे बारे में नहीं था। सबसे पहले तो मैंने ये सोचा। उसके बाद फिर मैंने सोचा यहाँ तो मैं जेवलिन शॉट को डिस्कस कर रहे थे बच्चे, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे खेलना है। फिर मैंने घर पे आया, मैंने घर पे लकड़ी का भाला बनाया और फिर स्कूल में मेरा चयन हुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए और मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना। तो ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इतनी खुशी मिली कि रियल में मैंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया है। एक 10वीं कक्षा का बच्चा, उनको बार बार ये बोलते हैं कि खेलना नहीं है, खेलना नहीं है, और वो बच्चा डिस्ट्रिक्ट का फिर सामान्य बच्चों में चैंपियन बनता है, एक डिफरेंटली एबल बच्चा। तो रियल में खुशी का कोई मतलब मैं तुलना भी नहीं कर सकता। उस खुशी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अब मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं खेलना चाहिए, अब कोई मना नहीं करेगा मुझे। तो ये खेल की शुरुआत थी मेरी एक। देवेंद्र जी, आपके साथ एक घटना हुई जिस घटना में आपने अपना बायां हाथ खो दिया। करंट लगा आपको, बिजली के तार में की चपेट में आप आए, आपने अपना बायां हाथ खो दिया। उस ऐसी अवस्था में लोग टूट जाते हैं और टूटने के बाद बिल्कुल ही बिखर जाते हैं, पर आपने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। तो उस समय आपकी मनोस्थिति क्या थी? हाँ बिल्कुल। जब 9 साल की उम्र में एक बच्चा हॉस्पिटल में 4 महीने रहता है, हाथ उसका बिल्कुल खत्म हो जाता है, डॉक्टर हाथ काट दिया जाता है, एक पैर की उसकी सर्जरी होती है और हर जगह बॉडी के हर पार्ट्स पे आपके इतना ज्यादा करंट लग गया था कि हर जगह वो आपको पट्टी से बांध रखा है। बहुत डिमोरलाइज करता था ये। लेकिन 4 महीने की वो, मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल था मेरी लाइफ में। और जब मैंने वहां से, मेरी हॉस्पिटल से घर के लिए विदाई हो रही थी, तो महसूस किया कि मैंने बहुत कुछ खो दिया आज मेरी लाइफ में। आज मेरे हाथ नहीं है, मैं क्या करूंगा। मेरे ख्याल से 9 साल की उम्र में इतने क्वेश्चन आ गए कि क्या करें अब। तो धीरे से गांव में पहुंचा, घर पे पहुंचा, परिवार के बच्चे मिलने आए, देखा, धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट किया जी। मदर की बहुत बड़ी सपोर्ट रही उसमें। फिर मैं घर से धीरे धीरे बाहर निकला, क्योंकि इंजरी भी काफी थी। बच्चे क्या कहेंगे आपको, क्या बोलेंगे आपको। रियली टाइम बहुत बुरा था वो, लेकिन लास्ट में यही सोचा कि मुझे अच्छा करना है। और मैं मानता हूँ 9 साल के बच्चे को आज मैं महसूस करता हूँ कि पॉजिटिव सोच
रखी मैंने, मेरी जिंदगी में एक सकारात्मक पहलू लेके आया मैं, उससे कहीं ना कहीं उस हादसे से मैं उभरा। नहीं, आपने देवेंद्र, सही में आप एक मिसाल हैं, आपने एक मिसाल पैदा करी है। अभी जिक्र किया आपने अपनी माँ का। माँ, कहते हैं माँ अपने बच्चे को कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती, हमेशा उसको आगे लेकर चलती है। आपकी जिंदगी में भी माँ का सपोर्ट बहुत बहुत रहा है। तो ऐसे में अगर उस समय को याद करें और आज जिस जगह आज मौजूद हैं आप, तो कैसा, मतलब कैसे याद करते हैं उस समय को? बिल्कुल, मदर का बहुत बड़ा योगदान रहा। 2-3 पॉइंट इसमें मैं बताऊंगा कि मेरे को स्पोर्ट्स के लिए मुझे मेरी माँ से प्रेरणा मिली। मेरी माँ ने कहा आपके कुछ नहीं हुआ है, हाथ आपका एक हाथ कट गया तो कुछ नहीं है, बच्चों के साथ जाइए, बाहर खेलिए, आप अब तो वैसे ही हो गए हो। तो उससे क्या है कि मुझे ये लगा कि मैं ठीक हूँ, खेल सकता हूँ मैं बच्चों के साथ। तो कहीं ना कहीं जी। उस टाइम में बाहर निकला, मैं घर से बच्चों के साथ खेलने की शुरुआत की। मदर ने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि आप कमजोर हो। कई बार जी। ऐसे पहलू भी आए, लेकिन मदर ने एक ही बात कहा कि आप कमजोर नहीं हो, आप और बच्चों के बराबर हो। और देखा जाए तो आप एक नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हैं हम तो, वही बात है, मदर की चर्चा चले तो एक चीते से अपने बच्चे को बचाने के लिए हिरन अपनी खुद की जान दे देता है। तो माँ तो सही वह बात। है जिसकी तुलना नहीं कर सकते आप कभी भी। जी। और आज से लगभग 25-30 साल पहले मेरी मदर ने एक सपना देखा कि मैं मेरे बच्चे को खिलाड़ी बनाऊं। उस टाइम हर मदर ये सपना देखती थी कि मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो मैं सबसे बड़ा प्रभावित उस बात से हूँ कि उस टाइम में मेरी मदर ने ये सपना देखा कि मेरा बेटा खिलाड़ी बने। ये मेरे लिए बड़ी थी। जब मैं पीछे बैक में जाऊं और फिर आगे में जाऊं, एथेंस के बाद जब रियो में मेडल लिया मैंने, गोल्ड मेडल वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, तो मैं खेल के आने के बाद मेरे गांव में मेरी मदर के पास पहुंचा तो उनको मैंने कहा कि ये मेडल आप ही की बदौलत है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही मेरे से कि नहीं नहीं, मेरी बदौलत नहीं है, मैं जानती भी नहीं थी ओलंपिक क्या होता है। मेरा बोले यही सपना था कि मेरा बेटा और बच्चों से पीछे ना रहे, वो ऐसा महसूस ना करे कि मैं कमजोर हूँ। तो मेरा मतलब ये था कि उन बच्चों के मैं बराबर ले जाऊं आपको। मैं नहीं जानती थी ओलंपिक क्या होता है। देवेंद्र, आप जिस जगह से आते हैं वहां पे गांव में कोई ऐसी सुविधा नहीं थी स्पोर्ट्स को लेकर के, फिर आप डिस्ट्रिक्ट गए, डिस्ट्रिक्ट में आपने अपने गेम्स के जरिए लोगों का ध्यान खींचा, सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया, वहीं आपको गुरु का सानिध्य मिला। तो गुरु, एक दिशा पाने के लिए गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में गुरु का किरदार कितना रहा आपके जीवन में? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कोई भी क्षेत्र हो उसमें गुरु का होना बहुत जरूरी है। और हमारे देश में गुरु को एक भगवान का दर्जा दिया हुआ है। तो मेरी लाइफ में भी बहुत से ट्रेनिंग के पर्पज से बहुत से गुरुजी आए। और विशेष तौर पे आर.डी. सिंह जी आए जिन्होंने एथेंस पैरालंपिक्स की मुझे तैयारी करवाई। और भारत सरकार ने उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजा। जी। 2016 के लिए सुनील तंवर जी आए जो कि मेरी एज के हैं, साथ खेले हुए हैं। 16 में बराबर ट्रेनिंग की उन्होंने मेरे साथ, और फिर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो मानता हूं कि एक गुरु का होना बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स में। आपकी देवेंद्र, आपकी जिंदगी के संघर्ष और उस संघर्ष से निकलकर जो आपके अचीवमेंट रहे हैं, वो सही में सब लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं, और जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आपको सराहा, आपके जज्बे को सलाम किया। और इतना यश और इतना सम्मान पाने के बाद कभी आपने सोचा था कि ये मैं कर पाऊंगा? आज कैसा महसूस करते हैं आप? आ, देखिए, इसमें दो बातें होती हैं कि सबसे पहले आप देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए मेडल लेते हैं, ओलंपिक जैसे खेलों में आप डबल मेडल लेते हैं। बहुत प्राउड फील होता है जब देश का राष्ट्रीय गान जहाँ पे बजता है, 200 देशों में आप दुनिया के चैंपियन बनते हो, आपके राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर जाता है। आ, लेकिन इसके साथ साथ जब गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज देती है, अवार्ड देती है, पद्मश्री देती है, अर्जुन अवार्ड देती है, और मैं फर्स्ट इंडियन हूँ पैरा स्पोर्ट जिन्हें खेल रत्न मिला। जी। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे मन की बात में बोला
इन चीजों पे बहुत खुशी होती है, और लेकिन इसके साथ साथ देश के प्रति आपकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी और कहीं न कहीं आपको जो अचीवमेंट है उसको आप सादगी से उसको एक सिंपल से रह करके आप देश के लिए योगदान ज्यादा से ज्यादा दें, तो मेरा मानना है ऐसा कि आप बहुत अच्छा रहेंगे। और मैं नहीं हमेशा सही से देवेंद्र जी। मैं हमेशा से यही चाहता हूं कि मैं देश के लिए ज्यादा से ज्यादा किसी भी तरह में योगदान दे सकूं। नहीं देवेंद्र जी, जो आपने योगदान दिया है देश को, हमेशा गौरव के पल आपने दिए हैं। अच्छा, बात करता हूँ आपके रिकॉर्ड्स की। 2004 में आपने एथेंस में गोल्ड लिया, और उसके बाद आपके इवेंट को हटा दिया गया। फिर उसके बाद 2016 आया, 16 में रियो ओलंपिक में आपने गोल्ड लिया। अपना ही विश्व रिकॉर्ड जो बनाया था आपने 2004 में, उसको खुद ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो कहते हैं जो फिट है वही हिट है, तो मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ। तो इस बीच जो सफर था आपका, इन सालों के बीच में आपने कैसे अपने आप को मेंटली फिट कर रखा और कैसे अपने आप को फिजिकली फिट रखा? क्योंकि ये साल, जहां तक मैं जानता हूँ, एक खिलाड़ी के लिए अपने गेम से अलग हो जाना काफी डिप्रेसिव होता है। मेरे ख्याल से मेंटली फिट रहना ज्यादा जरूरत होती है, नहीं कि फिजिकली। क्योंकि आप जब भी, जैसे मेरा 2000 एथेंस बीजिंग पैरालंपिक्स में मेरा इवेंट नहीं आया, तो मैंने एक समझा कि मेरा लंदन पैरालंपिक्स में आएगा। लेकिन जब 2010 में लंदन पैरालंपिक्स के इवेंट घोषित हुए और उसमें मेरा नाम नहीं आया, तो मैंने सोचा मेरे को गेम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रियो बहुत लंबा हो जाएगा। और उस टाइम मेरी वाइफ कॉलेज की तरफ से खेलती थी, ऑल इंडिया इंट्री खेली वो। तो उनको मैंने कहा कि मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, आप शायद मेरे को नहीं खेलना चाहिए, अब आप अच्छा कर सकते हो देश के लिए। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया, वाइफ ने बैठ करके, लास्ट में फाइनल ये किया, वाइफ ने कहा नहीं आप बहुत अच्छा कर सकते हो, मैंने आपको देखा है, आप स्पोर्ट्स के बगैर कोई चर्चा ही नहीं करते हो, पर डे आप ग्राउंड जाते हो, 16 कोई दूर नहीं है आपके लिए, मेरा ये मानना है। तो फिर जी उन्होंने उन्होंने उस टाइम गेम छोड़ दिया था मेरे लिए, और फिर मैंने जारी रखा गेम को। और फिर 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली मैंने, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप जी का रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो जी वहां मेरे को कॉन्फिडेंस मिला कि मैं अच्छा करूंगा। फिर मेरे एक मित्र ने कहा कि क्या रियो वाले आप खेलोगे या क्या नहीं खेलोगे, बहुत क्लोज फ्रेंड था, बहुत जी। उम्र हो गई आपकी, 35 साल उम्र हो जाएगी। तो उनको मैंने एक जवाब दिया, वो आप क्या बात करते हो खेलने की, मैं देखना इसमें गोल्ड मेडल जीतूंगा। तो फिर मैंने उसमें गोल्ड मेडल ही नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। और वो जी 12 साल बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए। नहीं, सही में आपने खुद अपना ही रिकॉर्ड दोबारा ब्रेक करा और इंडिया को दूसरा गोल्ड दिलाया। अच्छा, बात करें इतने अचीवमेंट आपने लिए, और एक बेशकीमती पल होता है इंसान के जीवन का। तो मैं उन पलों की बात करना चाहता हूँ देवेंद्र आपसे। आपकी जिंदगी में वो पल कौन से थे जिसको आप अभी तक सबसे खूबसूरत मानते हैं, और जिसपे आपको गर्व होता है कि हाँ, कुछ अचीव किया है जिंदगी में? सबसे बड़ी खुशी की आज भी मुझे याद है, 2002 जब एशियन पैरा एशियन गेम्स के लिए मेरे पापा जी छोड़ के मुझे दिल्ली छोड़ने गए थे। दिल्ली टू कोरिया जा रहे थे हम। तो मेरे को नाइट में इंडिया टीम का ब्लेजर मिला था, तो मैंने उस ब्लेजर को 6 बार पहना। अच्छा। तो मेरे पापा जी ने कहा कि क्या बात है आपकी, ये छोटा है या बड़ा है, क्या है? तो उनको मैंने कहा मेरे को पहन के बहुत अच्छा लगता है। तो इंडिया का फर्स्ट टाइम मुझे ब्लेजर मिला, तो मुझे एक बहुत बड़ी खुशी। उस रात मुझे पूरी नींद भी नहीं आई, इतनी मतलब मैं बहुत खुश था उस टाइम। उसके बाद देखा जाए तो 2004 एथेंस पैरालंपिक्स, भारत को 32 साल से कोई मेडल नहीं मिल रहा था, जी ओलंपिक जैसे गेम में गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा था पैरालंपिक्स में। तो उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीतना रियली बहुत बड़ी प्राउड था मेरे लिए और मेरे देश के लिए। उसके बाद रियो पैरालंपिक्स, 35 साल एज, आपके सामने चैलेंज, उसके बावजूद ही 12 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया। और
वो गोल्ड मेडल लिया। और जब राष्ट्रीय गान हुआ था उस टाइम, चाहे वीडियो देखोगे आप, जी। तो मेरे को बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा काम किया देश के लिए। और जी। वो मैं मानता हूँ वहां इंडियन जो दर्शक बैठे थे, उन उन लोगों को भी इतनी फीलिंग आ रही थी। जी। नहीं, सही में देवेंद्र, बढ़ती उम्र का एक ये भी था कि आपकी उम्र बढ़ रही थी। एक बार 2004 में आपने 23 साल की उम्र थी, अब 2016 आया तो आपकी 35 साल की उम्र थी। तो लेकिन आप अपनी संकल्प शक्ति को बनाए रखे और आगे बढ़े और देश को मेडल दिलाया आपने। अच्छा, एक मैंने बात सुनी आपके बारे में देवेंद्र, आप जब भी कैंप में रहते थे अपना जो जेवलिन था हमेशा अपने पास रखते थे, स्टोर में जमा करने के बजाय। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? नहीं, एक्चुअली मेरा ये मानना है, थोड़ा सा अलग हूं मैं इसमें, सही कह रहे हो आप। और मेरा ये मानना है कि आपको अपना 24 घंटे टारगेट दिखाई देना चाहिए जिंदगी का। तो जब मैं उठता था नाइट में 2 बजे, मुझे जाग आती थी, तो मुझे सामने जेवलिन दिखाई देती थी, तो मेरे दिमाग में ये रहता था, हाँ मुझे ये करना है। तो कहीं न कहीं आपकी कॉन्सेंट्रेट है वो 100% उसी जेवलिन पे ही होगी। तो जी। ये साइंटिफिक भी कह सकते हो या साइकोलॉजिकल कह सकते हो इसको, लेकिन मुझे इसका एडवांटेज मिला है। जी। देवेंद्र, आपने अर्जुन की तरह अपने गोल को साधते रहे, अपने निशाना आपने हमेशा गोल्ड पे रखा अपना, और जिसके चलते आप अपने जेवलिन से इतना प्यार करते थे, उसे अपने पास रखते थे। अच्छा, बात करें ओलंपिक्स की। देवेंद्र, अक्सर देखा गया है कि देश का हर व्यक्ति चाहता है कि गोल्ड मेडल आए देश में, और हर खिलाड़ी अपना 100% भी देता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मात्र ओलंपिक्स आने से 2-3 महीने पहले ही चर्चा होती है या उसके बाद कुछ चर्चाएं होती हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चर्चा, ये अवेयरनेस प्रोग्राम, ये जागरूकता सालों साल निरंतर चलती रहनी चाहिए, जिससे कि खिलाड़ी को बूस्ट अप मिले? बिल्कुल सही बात है ये। आपको मेडल लेना है तो सिटी से गांव की तरफ जाना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। जब तक आप ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आपको इतनी अच्छी प्रतिभाएं नहीं मिलेंगी। तो हमारे देश में मेरा मानना ये है, ग्रास रूट पे आपको काम करना होगा। अभी जैसे खेलो इंडिया हमारा प्रोग्राम चला है देश में, जी। वो उसका शानदार उदाहरण है। उसको और ज्यादा हमें डेवलप करना होगा, उसमें और जी। ज्यादा, और स्पोर्ट्स साइंस को हमें और बढ़ाना होगा। क्योंकि आज जी। स्पोर्ट्स साइंस है, उसके बगैर आप ओलंपिक मेडल नहीं ले सकते। 2-3 चीजें जी। इन पे आपको काम करना होगा। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है देश में। देवेंद्र, आप सही कह रहे हैं, प्रतिभाओं की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। लेकिन बात करें खेल नीति की, क्या लगता है आपको खेल नीति में बदलाव होने जरूरी हैं? क्योंकि क्रिकेट के अलावा आपको नहीं लगता कि हर खेल को अपना सही स्थान मिलना चाहिए, और जो व्यवस्थाएं हैं उसके चलते लोगों को, जो खिलाड़ी होते हैं उनको वो मुकाम हासिल नहीं होता जिसके वो असल में हकदार होते हैं? तो नहीं लगता आपको खेल नीति में बदलाव होने जरूरी है? हाँ बिल्कुल, कई बदलाव करने होंगे अपने को। जिस प्रकार से मेरा ये मानना है कि आपको देश में स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना होगा। जब तक आपके देश में स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप नहीं होगा, तब तक आप स्पोर्ट्स में हर घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं जी। कहना चाहूंगा, आप कीनिया का मैं एग्जांपल दूंगा आपको। कीनिया में जब फैक्ट्री जाती है तो वो दौड़ लगा करके जाते हैं। वो स्पोर्ट्स जी। कल्चर है उनकी। तो ऐसा यस। ही वहां पे एक मजदूर है, वो भी दौड़ लगाता है। ऐसे ही हमारे देश में जैसे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें ग्राउंड होना चाहिए, वेल मेंटेन ग्राउंड होना चाहिए आपका। और ग्राउंड में पर डे, जैसे यहाँ पे जैसे हमारे साइंस का पीरियड आता है या मैथ का आता है, उस हिसाब से स्पोर्ट्स पीरियड भी प्रैक्टिकल रूप से लागू करना चाहिए हमें। जी। अच्छा देवेंद्र, ये बताइए, जैसे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, तो आपके गेम में और आपको कितना सपोर्ट वहां से मिला पैरालंपिक कमेटी से? पैरालंपिक कमेटी देखा जाए तो मैं 18 साल से जुड़ा हूँ उनके साथ। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज नहीं था, तभी भी हम जुड़े हुए थे। जब एथेंस में मैंने गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद इसको भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया था। हमेशा से ही एक शानदार सकारात्मक रवैया रहा पीसीआई का। और
कोई भी वो प्रोग्राम करते हैं सबसे पहले मुझे निमंत्रण देते हैं कि आप स्पोर्ट्स में चेंज मेकर हो देश के लिए। और मैं मानता हूँ बहुत शानदार मेरे को सपोर्ट मिला पीसीआई की तरफ से। अच्छा देवेंद्र, जैसे अब बात कर लेते हैं कोविड-19 जो ये दौर चल रहा है आजकल, जिसके चलते पूरा देश क्या पूरा विश्व भी ग्रसित हो रखा है, और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है आपके जैसे जो रोल मॉडल हैं लाखों लाखों करोड़ों लोगों के, तो आप कुछ संदेश कुछ मैसेज कन्वे करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों को जागरूकता नहीं है, सरकार ने भी एक प्रोटोकॉल जारी कर रखा, लेकिन आपके जो फॉलोअर्स होते हैं, आप अगर कुछ मैसेज कन्वे करना चाहें जिससे कि लोग उसको फॉलो करें, कुछ कहना चाहेंगे देवेंद्र? बिल्कुल, कोविड-19 है वो पूरी दुनिया को हिला दिया है। ओलंपिक जैसे गेम आगे खिसक गए हैं। जी। तो मैं कहना चाहूंगा कि भारत में देखा जाए तो कोविड-19 से निपटने के लिए जो कार्य किए हैं, विशेष तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने, डॉक्टर, नर्सेज जितने भी थे हेल्थ से रिलेटेड लोग, उन्होंने बहुत शानदार किया। पुलिस ने बहुत बड़ा योगदान दिया और कहीं न कहीं जो भामाशाह थे, उन्होंने भी अपने स्तर पे, मैंने कई जगह देखा है कि गली में, मेरी गली में कोई भूखा ना जाए। ये एक बहुत बड़े शानदार पहल रही है मेरे देश के, हर लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं और मेरा देश पूरा एकजुट दिखाई दे रहा है। और मेरा मानना ये है कि ये एक, इसमें हमें सावधान रहने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आप बाहर न निकलें, क्योंकि ज्यादा बाहर निकलोगे तो आप उसमें चांस आपके ज्यादा होंगे। तो आपको जब जरूरी काम है तभी बाहर निकलें। और जी। मास्क मास्क जरूर लगाएं, हाथ जरूर साफ करें, साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें। इसमें आप ध्यान रखोगे और हेल्थ का अपने ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, जैसे गर्म पानी आपको पीना है, विटामिन सी है इसमें। तो इन चीजों का आपको ध्यान, और आयुष मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश दिए उनका पालन करें आप। तो मेरा मानना ये है कि आप बच सकते हो। तो ये थे देवेंद्र झाझरिया, जिनकी जिंदगी को आपने आज बहुत करीबी से जाना, और सुनने के बाद आपको जिंदगी की हर परेशानी छोटी लगने लगे, क्योंकि सिचुएशन कैसे भी हो उससे लड़ने का जो आपका नजरिया है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो अपने आप को टूटने न दें और आगे बढ़ते रहिए और अपना गोल सेट करिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आगे किसी अन्य शख्सियत के साथ हम फिर आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू और स्टे हेल्दी।